10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. कैपिटल गेन में हम लोगों ने तीन चीज़ें देखी हैं। क्या क्या देखी हैं? चार्जिंग सेक्शन 45(1). क्यों? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज टू बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। सेक्शन 214 ने डिफाइन किया कैपिटल एसेट को, याद आया होगा। और मैंने कहा कैपिटल एसेट में इस बार अमेंडमेंट आए हैं। कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट का मतलब होता है पहला, एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, पहला। दूसरा, कैपिटल एसेट मींस शेयर्स securities held by FIIs, foreign institutional investor, as per the regulation made by SEBI। सिक्योरिटीज़ का मतलब यहाँ पर है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो सिक्योरिटी की मीनिंग दी गई है वो। मैंने कल एक चीज़ यहाँ क्लियर की थी कि जो FIIs सिक्योरिटीज़ हेल्ड करते हैं, जो FIIs सिक्योरिटीज़ हेल्ड करते हैं वो कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी, भले ही वो उनको खरीदने और बेचने का काम करें, भले ही वो उनका बिजनेस हो, बावजूद इसके वो क्या मानी जाएगी? कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सेक्शन 1038 का बेनिफिट देने के लिए, सेक्शन 111A का बेनिफिट देने के लिए, सेक्शन 112 का बेनिफिट देने के लिए, ये जो पॉइंट आया है सिक्योरिटी हेल्ड बाय FIIs, इसके पीछे मैं थोड़ा सा लॉजिक बता दूं। इंडिया के स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पोर्शन जो इन्वेस्टेड है वो FIIs का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। अचानक स्टॉक मार्केट गिरता है तो पता चलता है कई करोड़ पैसे, कई लाख करोड़ निकल गए, बोला जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही 900 अंक नीचे गिरा निफ्टी, सेंसेक्स कितने? 900। कहा गया 1,08,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से निकल गए एक दिन में। क्या है ये? क्यों? क्योंकि FIIs का बहुत ज़्यादा होल्ड है। क्या है? अब उनको बेनिफिट चाहिए, उनको रोक कर रखना है, उनको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए। अगर हम PGBP लगा देते हैं, वो बिजनेस करते हैं, PGBP लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड PGBP। अब उनको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा किन सेक्शंस का? सेक्शन 1038 का, सेक्शन 111A का और सेक्शन 112 का। सर ये है क्या? बस मैंने हल्का सा रेफरेंस दिया है, बाद में हम इसको क्लियर करेंगे। हटा सकते हैं? फिर से मैं बोलता हूं, कैपिटल एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। क्लियर है? दूसरा, कैपिटल एसेट मींस सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs एज पर द रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय SEBI बट डज नॉट इंक्लूड, ये शामिल नहीं करेगा। क्या क्या चीजें शामिल नहीं करेगा? पहला, स्टॉक इन ट्रेड, B को छोड़कर, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs को छोड़कर। अभी अभी मैंने रीजन भी बता दिया। दूसरा, सुन लो, स्टॉक इन ट्रेड के बाद एग्रीकल्चरल लैंड। कौन सी लैंड? सिचुएटेड इन इंडिया। यानी अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है
उसको ट्रांसफर करते हैं तो उस पर अराइज होने वाला कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। पूछो ना क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एसेट है ही नहीं। बट डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है। यानी अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर किया तो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं किया आपने, क्योंकि कैपिटल एसेट तो है ही नहीं। और ट्रांसफर होने के लिए, कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, कैपिटल एसेट का, ट्रांसफर का। ट्रांसफर है, कैपिटल एसेट नहीं है, खत्म। ट्रांसफर है लेकिन कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। तीसरा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बताया था। और थर्ड, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट आपके पहनने के कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, कार, स्कूटर, ये सारी चीजें पर्सनल यूज वाली चीजें, पर्सनल, नॉट यूज इन द बिजनेस। अगर कार बिजनेस में यूज हो रही है तो वो यहां पर्सनल इफेक्ट में नहीं आएगी, याद रखना। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं है, इसका मतलब नहीं में नहीं, इसका मतलब कैपिटल एसेट में शामिल है। क्या? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्लियर हो गया? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के बाद, अच्छा इसमें एक और फिफ्थ पॉइंट भी है जो मैंने तुम लोग को नहीं बताया था और उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। स्पेशल बियरर बॉन्ड खत्म हो चुका है, इस समय उसका कोई रेलिवेंस नहीं। याद करना हो तो कह सकते हो 5, अदरवाइज रेलिवेंट केवल कितने हैं? 4, लेकिन 5वां अगर याद करना हो तो है स्पेशल बियरर बॉन्ड। सेक्शन 247 मैंने बताया था ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। सेकंड, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरिन, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law। और फिफ्थ बताया था मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका अल्टीमेट इंपैक्ट ट्रांसफर हो जाए या अलॉटी को एनेबल कर दे, किस चीज के लिए? टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। और लास्ट मैंने बताया सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर मैंने आपको किसी घर की चाबी दे दी कि जाओ आज से ये घर तुम्हारा, रजिस्ट्री बाद में होगी, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, नाउ द पोजीशन इज इन योर हैंड, यू विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। एज एंड व्हेन आई विल हैंड ओवर द कीज ऑफ दैट हाउस, आई विल गिव द पोजीशन ऑफ दैट हाउस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। इज इट क्लियर नाउ? पक्की बात है। कल तक तो यहां तक ही देखा था, इसके आगे तो हम लोग पढ़े ही नहीं थे। एक सेक्शन है सेक्शन 48, अभी मैं केवल रेफरेंस के तरीके से लिख रहा हूं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, अभी लिखना नहीं है इसको, ये मैं केवल रेफरेंस देने के लिए, आगे जब सेक्शन 48 आएगा तो मैं दोबारा इसको बताऊंगा कैसे कॉम्प्यूट किया जाता है। मैं केवल एक फॉर्मेट दिमाग में क्लियर कर रहा हूं कि अब हम कौन से वर्ड क्या यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजी। क्लियर? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जिसको कभी कभी सेल कंसीडरेशन भी लिखा जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस expenses wholly or exclusively in connection with such a transfer। ये भी माइनस हो जाएगा, जो बचेगा उसको हम कहेंगे कैपिटल गेन। मेरा ये फर्नीचर है, इसको मैंने 5000 में खरीदा। कितने में खरीदा? मैंने इसमें रिपेयर वगैरह का कैपिटल नेचर हैवी किया, अपने लायक बनाने के लिए 2000 रुपए और किए खर्च, तो क्या कहलाएगा?
इंप्रूवमेंट करवाई। क्या करवाई बोलो। और मैंने इस, अब फर्नीचर कितने का हो गया, 5,000 या 7,000? 7,000 के फर्नीचर को मैंने 15,000 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? और बेचने पर मेरा 1,000 रुपए का और खर्च हो गया। बताओ कितना प्रॉफिट कमाया मैंने? नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते? क्लियर है? तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन। दिस इज द वे टू कैलकुलेट योर कैपिटल गेन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोलो या सेल कंसीडरेशन बोलो? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बोलो या सेल कंसीडरेशन बोलो? इतने में मैंने फर्नीचर को बेचा, इतने में खरीदा था, लेस कर दो। इतना इंप्रूवमेंट करवाया था, वो भी लेस कर दो। ट्रांसफर करने पर इतना खर्च हुआ, वो भी लेस कर दो। जो बचा वो आपका कैपिटल गेन है 7,000। बोलो। ये कैलकुलेशन का एक सिंपल तरीका मैंने बताया। अब दिमाग में हमको सेट करना है कि ये फॉर्मेट है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अब कहोगे सर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तो सेल प्राइस होती है। क्या होती है? जरूरी नहीं कि हमेशा सेल प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो। कभी कभी मार्केट वैल्यू को भी हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लेते हैं। कभी कभी वैल्यूएशन ऑफिसर के वैल्यूड अमाउंट को भी हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लेते हैं। क्लियर है? ये है हम लोग का फुल वैल्यू ऑफ। इसीलिए मैंने सेल कंसीडरेशन वर्ड को क्या किया? अवॉइड किया है। अब फ्यूचर में हम लोग जब भी वर्ड यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेल कंसीडरेशन विल ट्राई टू यूज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्लियर? सेकंड, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ स्टॉक नहीं, दिस इज नॉट एन स्टॉक, दिस इज एन एसेट। दिस इज एन एसेट। वी एक्वायर दिस एसेट एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन। क्लियर? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए हमको एक सेक्शन देखना पड़ेगा, सेक्शन 55, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मीनिंग समझेंगे, जिसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मीनिंग समझेंगे। एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। ऐसे ट्रांसफर को करने के लिए कितने रुपए की खर्च आए? ऐसे ट्रांसफर करने के लिए कितने रुपए का खर्च आया? क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, कहीं भी कोई टेंशन हो तो बोल दो। हटा सकते हैं इसको। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि विल कैलकुलेट कैपिटल गेन इन सच अ वे। जरूरी है, नहीं सच सच बताना, जरूरी है कि हर एक ट्रांसफर, क्या ये जरूरी है कि हर एक ट्रांसफर कमाने के लिए किया गया हो? अगर कोई बंदा जाते जाते कहां ऊपर विल बना करके जाता है, क्या वो टैक्स प्लानिंग कर रहा है? क्या वो कुछ कमाना चाह रहा है? अगर कोई बंदा, मैं अपनी जमीन इसको गिफ्ट कर रहा हूं, होगी तब ना अपनी जमीन इसको गिफ्ट कर रहा हूं, तो बताओ क्या मेरे ऊपर टैक्स लग जाना चाहिए? सच सच बताना। नहीं, अन्याय है, गलत है। एक घर का बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है? HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बंटवारा हुआ। कुछ एसेट इसके हाथ में, कुछ दूसरे भाई के हाथ में, कुछ तीसरे भाई के हाथ में। क्या ट्रांसफर हो गया? कैपिटल गेन कमाने के लिए बंटवारा किया गया था। अब तुम लोग सच सच बताओ, क्या ऐसे ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। दो चीजें, पहला कि जरूरी नहीं कि हर एक ट्रांजैक्शन ट्रांसफर हो। ये तो तय है
कि अगर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बंटवारा हो रहा है, एसेट 3 भाइयों में बट गई, भाई बहनों में बट गई, पहले एसेट इसके हाथ में थी, अब एसेट इन लोगों के हाथ में है, एसेट का ट्रांसफर हुआ ना, सेल नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ, रेलिंक्विशमेंट नहीं हुआ, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर, इन लोगों ने अपना अधिकार छोड़ करके इसको ट्रांसफर कर दिया, बोलो ट्रांसफर हो गया। ये भी पक्की बात है, जमीन का ट्रांसफर हुआ है, बिल्डिंग का ट्रांसफर हुआ है, तो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर हुआ है, कैपिटल गेन लगा दो, कितनी गलत बात है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि कैपिटल एसेट केवल ये कितनी चीजों को छोड़कर, 4 को छोड़कर नहीं है, 5वां स्पेशल बियरर बॉन्ड 4 को छोड़ करके नहीं, सारी चीजें, इन 4 को छोड़ दो तो सारी चीजें कैपिटल एसेट है, इन 4 को छोड़ दो तो सारी चीजें कैपिटल एसेट है। तो अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि अगर एचयूएफ अपनी कोई जमीन बिल्डिंग पार्टीशन में करता है तो उसको कैपिटल एसेट ना मानो, क्योंकि कैपिटल गेन से बचना है तो ये जानना है, कैपिटल गेन से बचना है तो या तो वो कैपिटल एसेट ना हो या ट्रांसफर ना हो, पक्की बात है ना। कैपिटल एसेट है क्योंकि इन 4 को छोड़कर बाकी सब कैपिटल एसेट है। तो कहा गया कि अगर एचयूएफ कोई ट्रांसफर करता है पार्टीशन के समय अपनी एसेट अपने फैमिली मेंबर्स को, तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी ट्रांसफर इंक्लूड्स, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफर डजन इंक्लूड्स। पहले देखा था कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, उसके बाद देखा था कैपिटल एसेट डजन इंक्लूड्स, पक्की बात है ना। इसके पहले अभी भी देखा था सेक्शन 247 ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक, इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन, ये सब देखा था ना। अब हम देखेंगे ट्रांसफर डजन इंक्लूड्स, क्लियर, या ये बोलेंगे जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, हटा सकते हैं इसको, सेक्शन 47 देखो ना, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन 2 हटा दिया, पक्की बात है ना। याद करने का तरीका ये नहीं कि हटा दिया कुछ भी बन गया। सेक्शन 47 क्या बताएगा, तुम लोग बताओ। ट्रांसफर डजन इंक्लूड, या हम ऐसे बोल दें, ऐसे ट्रांजैक्शंस which are not to be regarded as what? ये ऐसे ट्रांजैक्शन है। अब मैं ट्रांजैक्शंस की पूरी लिस्ट बताने जा रहा हूं, हो सकता है ये पूरी क्लास इसी में ही लग जाए, हो सकता है नेक्स्ट क्लास भी आधी हम लोग की इसी में ही लग जाए, लिस्ट बताने में, ठीक है ना। और अगर ये लिस्ट ढंग से तैयार हो गई तो समझ लो तुम लोग का ये चैप्टर पर क्या हो गया, कमांड हो गया। उसके बाद ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं इस चैप्टर में, पढ़ते जाओ, खत्म करते जाओ। पीजीबीपी में एक खास बात थी, अगर आपका कोई एक लेक्चर स्किप हो जाता था, छूट जाता था, डोंट वरी, बी हैप्पी, आप अगली क्लास में भी एंट्री करोगे तो आपको समझ में आता था, क्योंकि हर एक टॉपिक क्या था, इंडिविजुअल था, सेपरेट था। लेकिन कैपिटल गेन के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि सारे के सारे सेक्शंस एक दूसरे से मिले हुए हैं, बहुत तगड़ा भाईचारा है। तो अगर किसी एक सेक्शन को हम लोगों ने स्किप कर दिया और सोच लें नेक्स्ट क्लास आसानी से समझ में आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही सिंपल और छोटा चैप्टर, लेकिन है इतना ज़्यादा एक दूसरे से मिलावट वाला कि कहीं कुछ छूट गया तो हो जाएगी गड़बड़। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट बताने जा रहे हैं जो ट्रांजैक्शंस तो हैं, ट्रांसफर भी हैं और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है। सोचो, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है, बावजूद इसके हम उसको क्या नहीं मानेंगे, तो कैपिटल गेन लगेगा क्या? क्या कैपिटल गेन लग जाएगा? अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर ना मानो तो क्या कैपिटल गेन लग जाएगा? ऐसे ट्रांजैक्शंस को अलग किया गया है कि वी विल नॉट रिगार्ड दीज ट्रांजैक्शंस एज ट्रांसफर। हाँ या ना? कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं? पहला तो मैंने बता ही दिया, पहला
ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अंडर पार्टीशन ऑफ HUF। पार्टीशन दो तरीके का होता है, फुल पार्टीशन या पार्शियल पार्टीशन। फुल पार्टीशन या पार्शियल। घर का बंटवारा पूर्णतया या आंशिक तौर पर अगर किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो जाता है अंडर द पार्टीशन ऑफ HUF, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। हम इस पर कैपिटल गेन अब चार्ज नहीं करेंगे। भूल जाओ, माफ किया गया है, एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है। पहला क्लियर है? क्लियर है? दूसरे पे चले। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, बार बार अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक। गिफ्ट, विल और इर्रिवोकेबल ट्रांसफर। अगर कोई बंदा गिफ्ट देता है तो वो माफ है। गिफ्ट पर हम लोग पूरा एक लेक्चर देखेंगे आगे आने वाले समय में, ठीक है ना। एक क्या दो लेक्चर चलेंगे पूरे के पूरे गिफ्ट पर। कितने लेक्चर? मजा आएगा। गिफ्ट माफ है। अगर आपने अपनी कोई एसेट, कैपिटल एसेट गिफ्ट में दे दी किसी को, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी विल के थ्रू एसेट ट्रांसफर हुई है, विल, पिता जाते जाते या पिता अपनी एसेट विल के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, जिंदा रहते ही, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इर्रिवोकेबल ट्रस्ट, इर्रिवोकेबल ट्रांसफर, हिंदी में इसको कहते हैं अखंडनीय हस्तांतरण, जिसको तोड़ा ना जा सके। खंडनीय मतलब जिसको तोड़ा जा सके, रिवोकेबल यानी जिसको तोड़ा जा सके, इर्रिवोकेबल मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके। कोई भी ऐसा ट्रांसफर जो एसेट का किया गया है फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी, उसको हम इर्रिवोकेबल ट्रांसफर कहेंगे। ये लो एसेट, जब तक तुम जिंदा हो तब तक ये एसेट तुम्हारी, इसको हम कहेंगे इर्रिवोकेबल ट्रांसफर। तो सर रिवोकेबल क्या होता है? ये लो एसेट 4 साल बाद वापस कर देना, नहीं समझे? ये लो एसेट, इसकी आधी इनकम हमको देते रहना, ये होता है रिवोकेबल। ये लो एसेट, इसका पैसा जितना कमाओगे उसको देते रहना, इसको कहते हैं रिवो। ये लो एसेट, बेचना मत इसको कभी, ये होता है रिवोकेबल। ये लो एसेट, इन दो को छोड़ करके बाकी सबको बेच सकते हो, मतलब इन लोगों को मत बेच देना, इनको वो एसेट बेच सकते हो। पता चला इन्हीं को उठाकर मार्केट में ये लो 100 रुपए में, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको तुम वो सामान बेच सकते हो, इसको हम कहते हैं रिवोकेबल। जिसमें हमने कोई ऐसी शर्त रख दी जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा अभी भी कंट्रोल शो हो रहा है। अब क्लियर है? पक्की बात है ना? उसको हम कहेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। यहां किस तरह का ट्रांसफर माफ है? बिना शर्त के अनकंडीशनल ट्रांसफर होना चाहिए फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं? बोलो। थर्ड देखें। लिस्ट बहुत लंबी है बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कोई
होल्डिंग कंपनी, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को, किसको, ये तो मालूम है ना होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास सब्सिडियरी कंपनी के कम से कम 50% इक्विटी शेयर मौजूद हो ना, 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स मौजूद हो, यानी एटलीस्ट 51%। वर्ड क्या लिखा है, 50% से ज्यादा, इसका मतलब कम से कम 51% अगर इसने होल्ड किया हुआ है तो इसको कहा जाएगा होल्डिंग और इसको कहा जाएगा सब्सिडियरी। अगर इसके पास सब्सिडियरी कंपनी के 40% शेयर्स हैं तो क्या ये होल्डिंग कंपनी है। अगर 55% शेयर्स हैं तो क्या होल्डिंग है। क्यों भाई 55 पे क्यों नहीं है, करे नहीं। 60, 67, 80, 89, 99, 100 नहीं, अरे इंसान हो है नहीं, इंसान नहीं, मतलब हम उसकी बात करें, वो होल्डिंग कंपनी है, वो होल्डिंग कंपनी है। अगर इसके पास 100% शेयर हो इसके तो भी ये होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है 100% शेयर हो होल्डिंग कंपनी के पास, बोलते क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता। एक्स लिमिटेड ने अपनी एक कंपनी बनाई वाई लिमिटेड, ये सारा कंट्रोल इसी के पास है, 100% शेयर इसी के पास है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। या तो अकेले इसके पास या इसके प्लस इसके नॉमिनीज के पास, क्लियर है। तो अभी हम लॉ तो पढ़ा नहीं रहे फिलहाल, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की बात करते हैं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे अगर ये दो शर्तें पूरी हों। If any asset is subject matter of transfer from holding company to subsidiary company, then such type of transactions are not to be regarded as transfer. If both of these two conditions are satisfied simultaneously, अगर ये दोनों conditions पूरी हों तो the first one condition, holding company hold 100% shares, okay, 100% शेयर्स इसके पास मौजूद हैं, किसके, अपने, किसके, दत्त सब्सिडियरी कंपनी की। ये 100% सब्सिडियरी कंपनी है, यानी 100% इसके शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। मस्ट बी होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, बोलो ना। 100% शेयर्स किसके पास हैं, होल्डिंग कंपनी के पास, और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। बताओ ट्रांसफरी कंपनी कौन है, ये है, कौन है, ये है, ये तो ट्रांसफरर है, ये ट्रांसफरर कंपनी है और ये ट्रांसफरी कंपनी है। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी जिसको एसेट मिल रही है। ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, हेयर इन दिस केस द सब्सिडियरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, क्लियर है। फोर्थ, अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करे तो वो ट्रांसफर, वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्लियर। बशर्ते ये दो कंडीशंस पूरी हों,
100% शेयर और कौन रखे? 100% शेयर कौन रखे? होल्डिंग तो हमेशा 100% रखेगा, है कि नहीं? 100% शेयर्स मस्ट बी होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। यहां तो कोई टेंशन नहीं है ना, बोलो। दूसरा, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। बताओ कौन कंपनी इंडियन हो? होल्डिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। यहां कौन सी कंपनी इंडियन होनी चाहिए थी? और यहां बार बार नाम चेंज करने से कन्फ्यूजन अराइज होगा, तो दिमाग में बैठा लो कौन सी कंपनी? ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। बोलो ना, पक्का? इसमें कोई दिक्कत है? सर ऐसा क्योंकि 100% शेयर वाला केस आया, 90% वाले का मतलब? अगर होल्डिंग कंपनी के पास 90% शेयर मौजूद हो तो इसका क्या मतलब होगा? क्यों ट्रांसफर मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 95% शेयर हैं तो भी, 99% शेयर हैं तो भी। सर 100% वाले को छूट क्यों दी गई? दोनों कंपनियों में कोई फर्क कहां है? इसका प्रॉफिट 100% इसका प्रॉफिट, इसका लॉस 100% इसका लॉस, इसका प्रॉफिट 100% इसका प्रॉफिट, इसका लॉस 100% इसका लॉस, 100%। तो दोनों कंपनी में कोई फर्क कहां है? चोट इसको लगेगी, दर्द किसको होगा? बात समझ में आई? नहीं? इसीलिए इसको क्या किया गया है? माफ किया गया, क्योंकि दोनों में कोई फर्क तो है ही नहीं। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है, या सब्सिडरी कंपनी ने अपनी कोई कैपिटल एसेट होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर की है 29 फरवरी 1988 के बाद, कब से? 29th of February 1988 एज अ स्टॉक इन ट्रेड, लोग सरकार को क्या बनाते थे? मूर्ख बनाते थे। ऊ की मात्रा, ई की मात्रा और आ की मात्रा नहीं समझे? समझ गए? अगर किसमें डायलॉग था ये? अच्छा, ये भी याद है। खुद देखो बेटा पिक्चर, हम तो यही देखने जाते हैं कि कौन कौन देखने गया है। चलो, ढंग से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। अमेंडमेंट है इसमें कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट की तरह ट्रांसफर ना करे, बल्कि स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करे, तो ये रूल नहीं लगेगा। लोग क्या करते थे? ये होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी, इसके पास 10 रुपए की एसेट है, इसने इसको 100 रुपए में ट्रांसफ़र किया और इसने 101 रुपए में बेच दिया या 105 रुपए में बेच दिया। पक्की बात है? आगे चलकर पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55, मैंने बताया ना। तो होता क्या था कि इसकी कॉस्ट मान ली जाती थी, जब ये बेचता था 100 की चीज़ 105 में, तो कॉस्ट आ जाती थी 10 और टैक्स लग जाता था 95 पर। सरकार को जितना चाहिए था उतना मिल गया। 10 की चीज अगर 105 में ट्रांसफर करोगे तो टैक्स कितने पर लगना चाहिए? लेकिन उन्होंने सरकार को मूर्ख बनाने की कवायद शुरू कर दी। कैसे? कैपिटल एसेट को कैपिटल एसेट की तरह ट्रांसफर नहीं किया, ढंग से सुनना, इसको स्टॉक इन ट्रेड बना लिया इसने। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है पीजीबीपी,
और पीजीबीपी का मतलब है अब कैपिटल गेन का चैप्टर खत्म। और जब पीजीबीपी के चीज को ट्रांसफर करोगे, मतलब स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करोगे 100 की चीज 105 में, तो यहां पर जो रूल था वो बना था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, जो सेक्शन 55 में तुम लोग पढ़ोगे, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रूल पीजीबीपी चैप्टर पर नहीं लगता, किस चैप्टर पर लगता है? सरकार को क्या बना दिया? मूर्ख। बेस्ट ऑफ लक बेटा, क्योंकि अब तो हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा नहीं। अब मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई? 100, ले बेटा टैक्स 5 पर। और सरकार मुंह देखती रह गई। तब सरकार को रूल बनाना पड़ा। और ये सरकार आज नहीं जागी है, उसी समय जाग गई थी। देखो ना कितनी साल पुरानी बात है। अगर लेकिन उसके पहले जितने भी ऐसे ट्रांसफर हो गए सब माफ हो गए, सब पर गवर्नमेंट को क्या बना दिया गया? ठेंगा दिखाया गया। लेकिन अब उसके बाद रूल आ गया, अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर करेगा तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा, मतलब कि ये सेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कि ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उसी समय टैक्स लग जाएगा, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लिख दें, if any transfer of capital asset, लिखना जरूरी तो नहीं है क्योंकि असाइनमेंट तो मिलना है तुम लोगों को, लिख दें। अच्छा, यहां तक समझने में कोई दिक्कत बोलो नहीं है ना? एक और सेक्शन लाया गया इसी के पीछे, किसके पीछे? पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 के पीछे। और वो सेक्शन था विड्रॉन ऑफ एग्जेम्पशन। अंडर सेक्शन 47A। फोर्टी 47 की काट किस में डाली गई? एंटी बनाया गया इसको। यहां तक बोला गया था कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है, बशर्ते होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर हो और ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, नो कैपिटल गेन। लेकिन अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है 29 फरवरी 88 के बाद एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको ये एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लेन टैक्स लग जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। एक सेक्शन लाया गया अमेंडमेंट, विड्रॉन ऑफ एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 47A। क्या कहता है ये सेक्शन? इसके लिए अगर ये दो गलतियां हो जाएं, कितनी? अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया और ये दो गलतियां हो जाएं, तो शुरू में तो बेटा आपने ट्रांजैक्शन को एग्जेम्पशन करवा लिया था, माफी दिलवा दी थी और सरकार ने माफी भी दे दी थी। सरकार इधर आ, सरकार आई, देख हम होल्डिंग है, हम सब्सिडरी को ट्रांसफर कर रहे हैं, 100% शेयर है, सब्सिडरी इंडियन कंपनी है, छूट मिलेगी? सरकार ने कहा बिल्कुल मिलेगी। अच्छा जाओ, हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सरकार जैसे ही मुड़ी, मैंने ट्रांसफर किया और इसने उस एसेट को
इसने उस एसेट को, बोलते क्यों नहीं, ये दिमाग से निकाल देना, बेच देना। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि अगर सब्सिडरी कंपनी एसेट को बेचेगी तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसी की ले ली थी 10 रुपए। तो भैया बेचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेचा नहीं इसने, सरकार को फिर क्या दिखाया, ठेंगा। और ये 2 गलतियां कर ली और सरकार मुंह देखती रह गई। कौन सी गलती कर दी? पहली, अब तक इसके पास 100% शेयर्स थे, अब गलती हो गई कि अब इसके पास 100 नहीं रहे 8 साल के अंदर। जिस समय ये एसेट ट्रांसफर किया, तो एसेट क्या 1 महीने 2 महीने के लिए ट्रांसफर की जाती है? एसेट को एज ए एसेट अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, नॉट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो सामने वाला उस एसेट को यूज तो करे कम से कम कितने सालों तक? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर 8 साल तक एसेट इसके पास रहनी चाहिए अगर सब्सिडरी कंपनी को मिली है तो, तभी ये एग्जम्पशन मिलेगा। 8 साल बाद आप ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो छूट मिली थी इसका मतलब सही मिली थी। लेकिन बेटा अगर 8 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो गलती है, जो आपको छूट मिली थी वो गलत मिली थी। अब दोबारा आपके ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? उस अमाउंट पर टैक्स लगा दिया जाएगा जिस अमाउंट पर टैक्स लगना था। किसके ऊपर? इसके ऊपर या इसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर लगना चाहिए था? होल्डिंग के ऊपर। गलती इसने की, टैक्स किस पर लगेगा? इसके ऊपर। अगर इसने इसको ट्रांसफर किया था, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया था, और होल्डिंग 8 साल के अंदर उस एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्ट कर दे तो गलती हो गई। या 8 साल तक या तो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दे। दूसरी गलती मैंने क्या बताई कि 100% शेयर इसके पास ना रहे। सॉरी, मैंने एक गलती शायद स्किप कर दी। 2 गलतियां मैंने बताई ना। पहली गलती क्या है कि होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर ना रहे 8 साल के अंदर तक। दूसरी गलती यानी 8 साल तक मैनेज करना है इसको, 100% शेयर्स रखने। और दूसरी गलती कि जिसके पास एसेट आई है उसने उस एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? अगर एसेट ट्रांसफर हो रही है स्टॉक इन ट्रेड की तरह तो ये लगेगा। एसेट की तरह ट्रांसफर हुई तो क्या वो लगेगा? और उसके बाद अगर कन्वर्ट कर ले तो क्या वो लगेगा? नहीं। अगर बाद में ये कन्वर्ट करता है तो क्या वो लगेगा? नहीं। इफ एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज मेड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांसफर करते समय ही स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रांसफर हुआ तो वो लग जाएगा, तब तो एग्जामिशन मिला नहीं। लेकिन अब सरकार को मूर्ख बनाना है तो पहले उसको फॉलो करवा लो कि भैया एसेट को एसेट की तरह ले लो, बाद में तुम कन्वर्ट कर लेना। अब बात समझ में आई? क्लियर है? अब क्या हुआ? 2 पॉइंट आए इसमें सेक्शन 47A में। पहला कि होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर अब नहीं रहे एसेट को ट्रांसफर करने के बाद डेट वाइज 8 साल के अंदर, तो गलती है। जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए उसके ऊपर टैक्स लगा दो। इस केस में होल्डिंग कंपनी के ऊपर और इस केस में सब्सिडरी कंपनी। दूसरा कि 8 साल के अंदर जिसको ट्रांसफर किया उसने उस एसेट को एसेट की तरह नहीं रखा बल्कि किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में। इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड में 8 साल के अंदर। तो गलती हो गई। 2 गलतियां। कितनी गलतियां? 2 गलतियां। 8 साल तक आपको मैनेज करना है एसेट्स को। एसेट को एसेट की तरह मैनेज करो या होल्डिंग कंपनी को 100% होल्डिंग रहने दो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक गलती हो जाती है तो कौन सा सेक्शन इफेक्टिव हो जाएगा? 47A, और टैक्स लग जाएगा जितना टैक्स लगना चाहिए था ओरिजिनल ट्रांसफर के समय। क्लियर है? बोलो। अब हमें लगता है ये 4 पॉइंट तुम लोग को भूलेंगे नहीं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF में एसेट ट्रांसफर हो तो। दूसरा, गिफ्ट, विल या इररिवोकेबल ट्रांसफर में कोई एसेट ट्रांसफर हो तो। तीसरा, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, बशर्ते होल्डिंग 100% हो और ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी हो तो माफ। लेकिन अगर 29 फरवरी 88, 29 ऑफ फरवरी 1988 के बाद अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ है एज ए स्टॉक इन ट्रेड की तरह तो वो छूट नहीं मिलेगी। 2 गलतियां बताई गई। सेक्शन 47A कहता है कि छूट तो आपने ले ली बेटा,
छूट तो आपने ले ली, लेकिन अगर 8 साल के अंदर ये 2 गलतियां करोगे, कितनी गलतियां? 2, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा जो लगना चाहिए था। पहली गलती, 8 साल के अंदर तक 100% शेयर 100% होल्डिंग होनी चाहिए, 99 में ना कन्वर्ट हो। दूसरी कि 8 साल के अंदर एसेट को एसेट ही रहने दो, उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट ना करो। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह कन्वर्ट कर दिया या 100% शेयर होल्डिंग नहीं रही तो आपके ऊपर 47A लग जाएगा और जो टैक्स लगना चाहिए था वो टैक्स लग जाएगा। क्लियर है? बोलो। 4 पॉइंट बिल्कुल दिमाग में रहेगा, हटा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? बोलो ना। अगर कोई एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेशन के प्रोसेस में अपनी कैपिटल एसेट एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दे, या फिर अगर कोई एमलगमेटिंग किसको ट्रांसफर करे, या फिर एमलगमेटेड किसको ट्रांसफर करे? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसको ट्रांसफर करे? ये हमेशा खत्म होने वाली होती है, ये हमेशा बनने वाली होती है। तो बनने वाली खत्म होने वाली को क्यों ट्रांसफर करेगा? ठीक है ना? तो यहाँ उल्टा केस ना लगा देना, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग, वो दोनों जिंदा थे, यहाँ एक मर रहा है। ठीक है ना? तो अगर एमलगमेटिंग कंपनी एमलगमेशन के प्रोसेस में अपनी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है एमलगमेटेड कंपनी को, और एमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी, एंड यहां पर भी वही केस है, तो कहा गया ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बस एक ही कंडीशन है यहाँ पे, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, तो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इस पर कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। नहीं समझ में आया? सिंपल था? नहीं था? नहीं था? आगे चलें। दो पॉइंट हम और उठाने जा रहे हैं आज, और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर ये आज ख़त्म हो गए तो नेक्स्ट क्लास का आधा और चलेगा, 50% या 60% या पूरा ये हम लोग का टॉपिक कवर होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हम हटा दे रहे हैं आज, दो और बड़े पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है ना? जिसमें एक पहला सिंपल है बहुत, अगर कोई डीमर्ज कंपनी अपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफ़र करती है, सर आज तक तो कभी ऐसा कोई नाम ही नहीं सुना, ये डीमर्ज कंपनी क्या है? ये डीमर्ज कंपनी बता सकते हो? नहीं। जिस तरह एमलगमेशन में एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल करके दोनों खत्म करके अपने आप को जेड लिमिटेड बनाते हैं, इसको हम कहते हैं एमलगमेशन। एक्स लिमिटेड खत्म हो गई और उसने अपनी सारी एसेट वाई लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी, इसको भी हम कहते हैं एमलगमेशन का पार्ट यानी एब्जॉर्प्शन। इसको हम एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं, एमलगमेशन, लेकिन दोनों का नाम एक ही है, एमलगमेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों केस यहां फॉल करते हैं, क्लियर है? लेकिन अगर कोई एक कंपनी टूट करके एक्स लिमिटेड और क्या बन जाए ना, जेड लिमिटेड, इसने अपनी कुछ एसेट ट्रांसफर कर दी नई कंपनी को और बाकी अपने में ही रहने दी, तो इसको हम कहते हैं डीमर्ज कंपनी। क्या बोलते हैं? ये मर्ज नहीं है, देखो ये मर्ज हो रहा था, देखो ये मर्ज है और ये
डीमर्ज है, ये डीमर्ज हुआ, डीमर्ज कंपनी और नई कंपनी जो बनी वो रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को हम नाम देंगे रिजल्टिंग कंपनी। अगर कोई एक कंपनी दो कंपनियों में टूटे तो जो पुरानी रहेगी उसको हम डीमर्ज कंपनी का नाम देंगे, टूटी हुई कंपनी, और जो नई बन करके निकलेगी उसको हम कहेंगे रिजल्टिंग कंपनी। अब क्लियर है? तो अगर कोई डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, बशर्ते रिजल्टिंग कंपनी कौन सी कंपनी हो, अरे तुम लोग को तैयार है, ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, तो ऐसा ट्रांजैक्शन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। देखें आगे, देखो ना, एक होल्डिंग से सब्सिडरी पर था, एक सब्सिडरी से होल्डिंग पर था, एक एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी था, एक डीमर्ज टू रिजल्टिंग था, सब एक जैसे एक दूसरे से अटैच है। 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। 2 पॉइंट शुरू में मैंने बताया था गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट का, और पहला बताया था हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का। 6 पॉइंट हो गए ना, याद भी हो गया सब? नहीं याद हुआ? 7th पॉइंट देखें, मजेदार है। अगर कोई फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, कौन सी कंपनी? फॉरेन एमलगमेटिंग, अब तक ये कौन सा था? इंडियन, अब कौन सा हो गया? अपनी कोई एसेट ट्रांसफर करती है, कहां पे? फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को, तो मोदी साहब दौड़े दौड़े जाएंगे और वहाँ से टैक्स वसूल लाएंगे, और वो प्यार से टैक्स दे भी देंगे। अच्छा, हिंदुस्तान से आए हैं आप, हमारे देश में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको टैक्स चाहिए, ये लीजिए टैक्स, दे देंगे। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन इसको यहाँ लाया क्यों गया? इसका तो हिंदुस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी, या तो कंपनी चाइना टू चाइना हो, या चाइना टू अमेरिका हो, या अमेरिका टू चाइना हो, ऐसी तो कुछ होगी बात। अब फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है, लेकिन इस कंपनी की जब बैलेंस शीट को देखा गया, किस कंपनी की? एमलगमेटिंग कंपनी की, तो वहां लिखा था शेयर और डिबेंचर इन इंडियन कंपनी। नहीं हो सकता। इस जो चाइना में कंपनी है, उस कंपनी के पास इंडियन कंपनी के कुछ शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अब ये कंपनी खत्म होकर यूएस की कंपनी या चाइना की कंपनी के साथ, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो जब एमलगमेट हो रही है, तो अब खत्म हो रही है, वो एमलगमेशन में जा रही है, तो इसकी सारी एसेट वहां जाएंगी, और सारी एसेट्स में एक और चीज चली जाएगी वहां पर, और वो क्या है? इंडियन कंपनी के शेयर। और जब इंडियन कंपनी के शेयर्स की बात आएगी, तो इंडिया को तो वहां रहना है, पक्की बात है ना? तब इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि हमें हमारा टैक्स दो, की बात। लेकिन इसको यहां से यहां ट्रांसफर करने पर भी माफी दी गई है। किस सेक्शन में? किस सेक्शन में माफी दी गई है? कि अगर फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी में अगर कोई एमलगमेशन प्रोसेस होता है और उस एमलगमेशन प्रोसेस में इंडियन कंपनी के सिक्योरिटी और शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको भी माफ किया जाएगा, अगर कितनी शर्तें पूरी हों? 2 शर्तें पूरी हों। कितनी? 2 शर्तें पूरी हों। बोलो भाई, कौन सी 2 शर्तें पूरी हों? पहली, कम से कम क्या? 25% शेयर होल्डर्स ऑफ
this one company. At least 25% shareholders are ready to become the shareholder of this one company. कम से कम इसके 25% शेयर होल्डर यहां पे शेयर होल्डर बनने को अगर तैयार हो जाएं तो बोलो, कम से कम 25% शेयर होल्डर इस कंपनी के यहां इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं तो पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, उसके लिए कहानी सुननी पड़ेगी और उस कहानी में किसको बकरा या मुर्गा बनना पड़ेगा। कौन बनने को तैयार है बोलो। अब वो नाम लेगा मयंक का, बोलो भाई जोशी साहब। चलो हम मुर्गा बना ही देते हैं, जैसा जोशी कहे वैसा जोशी को। सुनना कहानी बड़ी मजेदार है। उससे ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। हुआ क्या कि एक दिन मयंक ने जोशी से कहा, चल तेरे घर चलता हूँ, चल तेरे घर चलता हूँ, चाय पिलाएगा? कहा बिल्कुल चाय पिलाऊंगा। कहा चलो। जोशी साइड में गया, फ़ोन किया, कहीं आया, उसके बाद घर ले गया। घर गया, जैसे ही दरवाज़ा खुला, मम्मी ने जोशी साहब को गले से लगाया और उसकी बाल क्या कहते हैं उसको, बलाइयाँ तोड़ी, ठीक है ना, और बैठाया। अब जोशी मयंक देखकर हैरान। अब तो खुशी हो रही है ना। तो आराम से बैठाया और इसने तो बोला था चाय, समोसे आ गए, पकोड़े आ गए, चटनी वगैरह सब चीज़ें, चाउमीन वगैरह सब आगे आ गई। अब मयंक बड़ा खुश, और उसकी नज़र में जोशी की इज्जत जितनी थी उससे 100 गुना और बढ़ गई। पापा भी आए, मयंक बेटा, सिस्टर भी आई, भैया भैया, सब लोग प्यार से। उसके बाद विदाई हुई, फूल माला चढ़ाई गई इसको, मयंक को, और मयंक अपने घर खुशी खुशी से गया। अब मयंक ने चूंकि घर देख लिया था, एक दिन वहाँ से लौट रहा था, सोचा चलो जोशी के घर हो आते, इतनी प्यार मोहब्बत मिली है तो एक बार उससे मुलाकात कर ले, अंकल आंटी को नमस्ते बोल दे और जोशी से भी मुलाकात हो जाएगी। हमें लग रहा है आगे की कहानी कुछ कुछ साफ हो रही है। तो सुनना चाहोगे? जैसे ही ये दरवाजा खटखटाने वाला था, अंदर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। इसने कहा ये तो जोशी की आवाज है। क्या नाम है तुम्हारा? पूरा नाम क्या है इसका? चंद्र प्रकाश जोशी। तो चंद्र प्रकाश की आवाज है। जोशी इसलिए हटा रहे क्योंकि घर भर का नाम है। मेरे घर में भी कोई आता है, बदलानी चाहिए, मम्मी कहती हाँ है बोलो। हम भी बदलानी है। तो जोशी साहब इसलिए हटा रहे हैं, चंद्र प्रकाश का नाम रख रहे हैं। अंदर से चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे छोड़ दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सिस्टर भी गालियां दे रही है, पापा भी मारे जा रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, नालायक तो किसी काम का नहीं है, मूर्ख है, ये है वो है। जो 100 गुना इज्जत बढ़ी थी 10 से, अब वो 10 से शायद 0 पर आकर गिर गई, माइनस में गई। चली गई ना, देखो कह रहा है। हाँ, ये मयंक के दिमाग की खुरापात है। जिस आदमी की अपने घर में इज्जत ना हो उसकी इज्जत तो दुनिया वाले भी नहीं करते। पक्की बात है ना। यहां भी वही बात है। मोदी साहब मान ले रहे हैं, मोदी साहब, कौन मोदी? सुशील मोदी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। मोदी साहब अगर ये सोच लें, अब देखो जिस देश में गंगा बहती नहीं, जिस देश में ऐसी फॉरेन एमलगमेटिंग और फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी रहती हैं, उस देश की सरकार यानी चाई चू सरकार, चाइना वाली,
वो चाइना सरकार कहे कि हम तो टैक्स लेंगे, अरे तुम्हारे देश में एमलगमेशन हो रहा है, तुम टैक्स ले रहे हो अपने ही लोगों से, हम तो बाहरी हैं। मोदी साहब क्या कहेंगे, हम तो बाहरी हैं। जब तुम अपने लोगों पर टैक्स नहीं माफ कर सकते तो हम कौन होते हैं टैक्स माफ करने वाले? हम तो टैक्स लेंगे। लेकिन अगर चाइनीज गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन पर टैक्स माफ करती है तो वहां पर हम भी कहेंगे कि तुम्हारे घर में तुम्हारी खूब इज्जत है, हम भी करेंगे। अब समझ में आई बात? नहीं, दो कंडीशन। अगर फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी कोई एमलगमेशन प्रोसेस में फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफर करती है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, भले ही इसमें इंडियन कंपनी के शेयर और डिवेंचर ट्रांसफर हुए हों, उनको माफ कर दिया जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं सेक्शन 47 में, बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं। अगर ये दो कंडीशन अप्लाई हो जाएं तो ये ट्रांजैक्शन माफ हो जाएगा हिंदुस्तान में। पहली कंडीशन कि कम से कम 25% शेयर होल्डर यहां शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं। दूसरी कंडीशन कि नो एनी कैपिटल गेन टैक्सेस आर टू बी चार्ज्ड इन दैट कंट्री इन विच सच फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। जिस देश में ऐसी फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उस देश में ऐसे ट्रांजैक्शन पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, तो हम भी माफ करने को तैयार हैं। अब क्लियर है? नहीं, पक्की बात है। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, मिस्टर एस, मिस्टर टी, मिस्टर, चलो छोड़ दो, इतना टेंशन ना लो। पी के पास 5% शेयर्स हैं, क्यू के पास 1% शेयर है, इसके पास 80% शेयर हैं और इसके पास 14% शेयर है। होगा ना 100%? अब केवल मिस्टर पी यहां जाना चाहता है, बाकी लोग नहीं, तो क्या छूट मिल जाएगी? बोलते क्यों नहीं? क्या छूट मिल जाएगी? कितने शेयर होल्डर जाने चाहिए वहां पर? कितने गए? कितने गए? इतनी मार खाओगे, हो तो गए 25%। मैंने वर्ड क्या यूज किया उसको फिर सुनो, एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर। अरे बाप रे, है ना गड़बड़? शेयर होल्डर कितने हैं? और 4 का 25% कितना? तो अगर कोई एक भी कहे हम वहां जाएंगे तो भी हाँ, भले ही क्यों कहे हम तो जाएंगे तो भी मान लिया जाएगा, वो ठीक है 1%, लेकिन उसकी चल जाएगी। अब कुछ मैंने वर्ड क्या यूज किया था? एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर्स। अब क्लियर है सर? ये तो समझ में आ गया। एक लास्ट पॉइंट जो आज डिस्कस करना है, ये इसलिए बताया ताकि नेक्स्ट क्लास पे जब हम लोग आएंगे तो पहले इन 8 पॉइंट्स को एक बार और देखेंगे 5 मिनट के अंदर, तो दिमाग में वो चीज कॉपी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, अगर फॉरेन डीमर्ज कंपनी फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करे तो इंडिया का उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना हो जाएगा अगर फॉरेन डीमर्ज कंपनी के पास इंडियन कंपनी के क्या हो, शेयर्स और डिवेंचर्स और बॉन्ड फलाना एंड ढिमाका। सेम वही चीज। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हिंदुस्तान भी माफ करता है। पहली कंडीशन, वहां पहली कंडीशन थी शेयर होल्डर्स 25%, अब यहां पे है शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके 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 ओके, फिर से सर जी बताइए। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन
75% वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू, अब जो तुम लोग समझ रहे थे अब वही समझना है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 25 नहीं 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी, and no any capital gain taxes are to be charged in that country in which foreign demerged company is incorporated। अब तो क्लियर है, बोलो, कहानी क्लियर है बिल्कुल। ये 8 पॉइंट याद रहेंगे। पहला गिफ्ट विल और इरिवोकेबल ट्रांसफर का बताया, दूसरा पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का बताया, तीसरा होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग का बताया 2, जिसमें 29 फरवरी 88 के बाद अगर कोई ट्रांसफर किया जाता है तो उसको ट्रांसफर स्टॉक की तरह किया जाता है तो उस पर तुरंत कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग में 2 कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। पहला 100% होल्डिंग होनी चाहिए और ट्रांसफर कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। कहा गया 47A अट्रैक्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। शुरू में छूट ले ली थी, अब आपको छूट नहीं मिलेगी, वापस उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सेक्शन 47A ने बोला कौन सी 2 गलती करने पर, 8 साल के अंदर डेट टू डेट नॉट एंड ऑफ द ईयर, डेट टू डेट अगर 8 साल के अंदर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दे या होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर ना रहे। फिर उसके बाद मैंने बताया था एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। डाइवर्स टू रिजल्टिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। फिर मैंने बताया 7th एंड 8th फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी, अगर उस ट्रांसफर के दौरान इंडियन कंपनी के शेयर और डिवेंचर भी ट्रांसफर हो जाते हैं, बशर्ते ये 2 कंडीशन पूरी हो तो माफ। पहली कंडीशन एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू वन कंपनी, एंड द second no any capital gain taxes are to be charged in that country in which such foreign amalgamating company is incorporated. The same thing is over here, but the first condition has been changed. What is the changes? At least shareholders holding not less than 75% value of shares are ready to become the shareholder of new foreign resulting company, and no capital gain taxes are to be charged in that country in which such foreign demerged company is incorporated. That's it. क्लियर है, पक्की बात है। ये 8 पॉइंट याद रहेंगे, बाकी के 8 पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत हो तो बोलो। थैंक यू बच्चों।